हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज हम यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक में, ठीक है, जो ये टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और जो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रोबेबिलिटी, इन दो टॉपिक्स में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, मैंने देखा है बच्चों को कि इन टॉपिक्स के क्वेश्चन बच्चे ज़्यादातर एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करते हैं और इन टॉपिक को छोड़ के ही चलते हैं एग्जाम में कि हम इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो मेंस के एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, लेकिन कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है आपका कि आप इसको छोड़ के चलो कि हम इस टॉपिक को एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। लेकिन आज की क्लास के बाद आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगने वाला है और जो 2-3 क्लासेस आपकी रहेगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, आई होप आपको वहां पे उन क्लासेस के थ्रू कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए गाइस, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सबसे पहली चीज यहाँ पे दिमाग में आती है हमारे पास फैक्टोरियल। ठीक है, हम बेसिक से पढ़ेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, और मैं उसी तरीके से आपको यहां बताऊंगा ताकि जिस हिसाब से मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मैं वैसे ही आपके कंसेप्ट दिमाग आपके लिए आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, अगर बेटा फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल है क्या? हम बोलते हैं द कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ द continuous product of first and natural numbers, ठीक है। देखो बेटा, हम लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उन लोगों ने फैक्टोरियल टर्म कभी पढ़ी नहीं होगी। बोला गया था कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर का जो कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट है उसे बोलते हैं हम फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल है क्या। सपोज करो मैं बोल रहा हूं यहां पे फैक्टोरियल ऑफ एन। क्या बोल रहा हूं? फैक्टोरियल ऑफ एन। क्या बोल रहा हूं? फैक्टोरियल ऑफ एन। तो n नेचुरल नंबर मतलब कि 1 से लेकर n तक जो आपके नेचुरल नंबर है उन सभी का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? फैक्टोरियल ऑफ n। क्या आएगा यहां से? आपका फैक्टोरियल ऑफ n। अगर मैं बात करूं कौन कौन से नंबर यहां इंक्लूड होंगे, सबसे पहले होगा आपका n, देन आप डिक्रीज करते जाओ n-1, देन होगा n-2, जाते जाते लास्ट में क्या आएगा? 3, फिर आएगा 2, फिर क्या आएगा आपका यहां पे 1। ये है आपका यहां पे फैक्टोरियल ऑफ n। क्या है? फैक्टोरियल ऑफ n। मैं यहां बोलूं फैक्टोरियल ऑफ 4। क्या निकालना बेटा आपको यहां पे? फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या है? तो यहां बेटा जो फैक्टोरियल ऑफ 4 है, ठीक है, वो इक्वल टू आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो बेटा, आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, क्योंकि जब आप वीडियोस को लाइक करते हो ना तो हमें ये चीज समझ आती है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए लाइक करना बहुत जरूरी है, जैसे हमारा जरूरी है कि रेगुलर आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करवाना। देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या है? फैक्टोरियल ऑफ 4। अब फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं एक साइन से, वो साइन क्या है? यहां पर यहां पे फैक्टोरियल। क्या आपका यहां पे साइन? फैक्टोरियल। अगर बोलूंगा 4 फैक्टोरियल तो यहां लिखा होगा 4 फैक्टोरियल। क्या लिखा होगा यहां पे आपका? 4 फैक्टोरियल। जहां पे इस फॉर्म में लिखा होगा 4 फैक्टोरियल, लेकिन आप इसको दिमाग में याद मत रखो, आप सिंपल रखो यहां पे 4 फैक्टोरियल इस फॉर्म में यहां लिखा हुआ होगा। अब फैक्टोरियल है क्या? देखो फैक्टोरियल में हमेशा क्या आएंगे आपके यहां पे? पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। क्या आएंगे हमेशा यहां से? आपके पॉजिटिव इंटीजर। कुछ यहां 3 पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, फैक्टोरियल किसके लिए लाई करता है? आपका पॉजिटिव इंटीजर के लिए। पॉजिटिव इंटीजर के लिए लाई करता है आपका फैक्टोरियल। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का ही मैं फैक्टोरियल निकालता हूं। लेकिन अगर बात करूं नेगेटिव इंटीजर, इसके लिए नहीं लाई करता। और जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन टर्म का भी आपका यहां पे फैक्टोरियल लाई नहीं करता है। आपको 4/5 का फैक्टोरियल कभी नहीं बोलेंगे निकालने को ना। ठीक है, इसके साथ साथ जो 0 का फैक्टोरियल है, देखो यहां कुछ फैक्टोरियल टर्म आपने दिमाग में याद रखनी है, जैसे 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। अब बेटा 3 फैक्टोरियल यहां कितना है? 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। यहाँ आएगा 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2
इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 24। यहाँ से आएगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 120। ठीक है, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या आएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 720। अब यहाँ आएगा आपका नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू होगा आपका यहाँ पे 5040। ठीक है, तो इतना आपके लिए दिमाग में याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो टर्म्स आएगी आप 7 फैक्टोरियल इंटू 8 कर दो। देखो हम यहाँ पे जो आपको सपोज करो बोला हुआ 9 फैक्टोरियल निकालने को, क्या बोला है 9 फैक्टोरियल फाइंड करो, कितना है आप करोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, मैं फैक्टोरियल को जब डिक्रीज कर रहा हूं ना, जब मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो कहीं पे भी उसको स्टॉप कर सकता हूं। तो यहां बना 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब देखो यहां से क्या है, यह है 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल की बेटा वैल्यू कितनी है 5040। तो ये आप इजिली आंसर निकाल सकते हो। तो इतनी 7 फैक्टोरियल तक आपको वैल्यूज याद रखना बेटा मेरे हिसाब से जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इतनी वैल्यूज पे ही आते हैं, ज्यादा लेंथी वैल्यूज पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका यहाँ फैक्टोरियल के बारे में। अब देखो फैक्टोरियल के बाद दो टर्म्स आती हैं, एक का नाम है परमुटेशन और एक का नाम क्या है कॉम्बिनेशन। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में 2 मार्क्स कैरी करता है। कैसे, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक प्रोबेबिलिटी। तो दोनों टॉपिक्स आपके जो है वो सेम कंसेप्ट पे ही बेस है। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है बेटा वो प्रोबेबिलिटी का बेस है, क्योंकि जब तक आपको मैं बोलूं कि जो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं आपके फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो जब तक वो टर्म आपको निकालना नहीं आती है प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो हम डिनोमिनेटर की बात करें चाहे न्यूमिनेटर की बात करें, वो हमेशा मेरे पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के थ्रू ही निकल के आने वाला है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे हम बात करें अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ समझ आ गई। अब बात करते हैं बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो क्या चीज लाई करती है, सपोज करो कि मेरे पास कोई 4 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, 4 अल्फाबेट्स है मेरे पास गिवन, है ना। वो अल्फाबेट है A, B, C, D। A, B, C, D। अब मैं यहां पे इनका इसको 2 फॉर्म में यहां पे लिख सकता हूं। एक फॉर्म में यहां ले रहा हूं, मैंने बोला कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन। एक फॉर्म ली यहां पे अरेंजमेंट और एक हुआ सिलेक्शन। अरेंजमेंट और सिलेक्शन, ये 2 चीजें आपने दिमाग में याद रखनी है कि अरेंजमेंट क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है। अब बेटा एक एग्जांपल समझो, ठीक है, जिससे आपको ये चीज समझ आए। देखो जब हम बोलते हैं क्रिकेट टीम सेलेक्ट हुई है, क्रिकेट टीम सेलेक्ट हुई है, जब हम देखते हैं कि टीम पूरी अनाउंस होती है, तो ऑब्वियसली अगर एक बात आपको दिमाग में समझ है तो पता होगा जो टीम का कैप्टन है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है टीम में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टीम की लिस्ट आती है उसमें सबसे ऊपर कैप्टन का ही नाम आता है, उसके सबसे ऊपर कैप्टन का ही नाम आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कैप्टन जो है वो टीम में तो है ना, वो टीम में सिलेक्टेड है। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट का मतलब है, अरेंजमेंट हुआ कि अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी को सबसे ऊपर रखूंगा, फिर सेकंड पे रखूंगा, थर्ड पे रखूंगा, फोर्थ पे रखूंगा, वो सभी उसके अरेंजमेंट आए। लेकिन सिलेक्शन का मतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी आपका टीम में तो है, यही मतलब है आपका यहाँ पे। अब वही चीज आपकी यहाँ लाइक करेगी, जैसे मैं बोलूँ ये सपोज करो ABCD जो आपको यहाँ गिवन है। अरेंजमेंट की बात करूं तो अरेंजमेंट में बेटा मैटर करता है कि महेंद्र सिंह धोनी कौन से रैंक पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में ये चीजें मैटर नहीं करती है। अब क्या है, अगर अरेंजमेंट की बात करूं, देखो अरेंजमेंट कैसा होगा यहाँ पे, अगर ABCD के बेटा यहाँ टोटल अरेंजमेंट की बात करूं और बोल रहा हूं कि मैंने इन 4 में से 2 अल्फाबेट्स को अरेंज करना है जहां फिर सिलेक्ट करना है, 2 अल्फाबेट्स को अरेंज करना है जहां फिर सिलेक्ट करना है। अगर बेटा मैं यहाँ पे 2 अल्फाबेट को पिक करता हूं तो 2 अल्फाबेट क्या आएंगे, सपोज करो एक आएगा A के साथ B का कॉम्बिनेशन, एक आएगा AC और एक आएगा AD, है ना। एक आएगा AB, एक आएगा AC और एक आएगा आपका यहाँ से AD। ये बना आपका 3। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ से, अगर बोलूंगा B ऑफ A, B ऑफ C, B ऑफ D, यही बनेगा आपका यहाँ से B का कॉम्बिनेशन सबके साथ। फिर बनेगा C ऑफ A, C ऑफ B, C ऑफ D, फिर D ऑफ A,
डी ऑफ बी और क्या आएगा डी ऑफ सी। ये आपके यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट है। तो अगर अरेंजमेंट की बात करो बेटा, यहाँ पे आपके टोटल 12 अरेंजमेंट बन रहे हैं। कितने अरेंजमेंट आपके यहाँ पे 12। अब अरेंजमेंट में मैंने बताया कि चीज क्या मैटर करती है कि चाहे महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आपका अगर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो आप बोलोगे एक तरह का अरेंजमेंट है, महेंद्र सिंह धोनी सेकंड नंबर पे आया तो सेकंड टाइप का अरेंजमेंट हो गया। तो ऐसे आपके बेटा टोटल यहाँ पे 11 अरेंजमेंट बन सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में वो आपका सभी एक ही होगा, वो सभी क्या होगा आपका यहाँ पे एक ही होगा। मतलब मैंने यहाँ बोला अगर ए बी और बी ए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए बी और बी ए, वो दोनों सिलेक्शन में क्या होंगी एक ही चीज होंगी। चाहे महेंद्र सिंह धोनी पहले आ रहा है चाहे महेंद्र सिंह धोनी बाद में आ रहा है, लेकिन वो टीम में तो है आपका ए बी इक्वल टू बी ए, है ना। नेक्स्ट बोलूंगा ए सी इक्वल टू सी ए लाई करता है, तो बोलूंगा यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या लाई करता है सी ऑफ ए लाई करता है। देखो दो चीजें हैं, चाहे मैं पहले धोनी को सिलेक्ट करूं फिर कोहली को सिलेक्ट करूं, या पहले कोहली को और फिर धोनी को सिलेक्ट करूं, दोनों का मतलब क्या है सेम है। नेक्स्ट यहाँ ए डी और डी ए का मतलब क्या है सेम, ए डी इज इक्वल टू डी ए आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बोल रहा हूँ बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी बी, तो क्या बनेगा आपका यहाँ से बेटा बी सी इज इक्वल टू सी बी, बी सी इज इक्वल टू सी बी। और बी डी इक्वल टू डी बी, क्या बनेगा बी डी इज इक्वल टू डी बी, ये बनेगी आपकी यहाँ टर्म बी डी इक्वल डी बी। और लास्ट बचा आपका यहाँ सी डी इक्वल टू डी सी, क्या बना आपका यहाँ सी डी इक्वल टू डी सी। अब जिसका अरेंजमेंट टोटल यहाँ 12 बन के आ रहे थे, अगर मैं 4 में से 2 अल्फाबेट्स को अरेंज करता हूं तो आपके यहाँ 12 अरेंजमेंट बन रहे थे। लेकिन अगर मैं 4 अल्फाबेट में से 2 अल्फाबेट को सिलेक्ट करता हूं तो आपकी यहाँ सिलेक्शन कितनी आ रही है, तो सिलेक्शन बेटा यहाँ पे आ रही है 6। सिलेक्शन कितनी आ रही है आपकी यहाँ पे 6। तो ये डिफरेंस लाई करता है अरेंजमेंट और सिलेक्शन में। क्या लाई करता है अरेंजमेंट और सिलेक्शन में। देखो बेटा मेरे हाथ में 4 मार्कर है ना, ठीक है, ये 4 मार्कर है। अब मैं ब्लू मार्कर को चाहे यहां रखूं, ठीक है, अगर मैंने ब्लू को यहां रखा ये आपका सेकंड अरेंजमेंट हो गया। अब मैंने ब्लू को यहां रखा ये आपका थर्ड अरेंजमेंट हो गया, और मैंने ब्लू को यहां रखा ये आपका फोर्थ अरेंजमेंट हो गया। लेकिन सिलेक्शन की बात करें तो ये चारों मार्कर ही सिलेक्ट हैं, फिफ्थ मार्कर यहां बीच में नहीं आया है। ये चीज आपको यहां समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो ये आपका यहां हुआ बेटा अरेंजमेंट और सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस। अब अरेंजमेंट हम करते हैं परमुटेशन में, ठीक है, जो है आपका परमुटेशन में हम करते हैं अरेंजमेंट। क्या करते हैं आपका यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, और सिलेक्शन हम करते हैं किसमें आपका कॉम्बिनेशन में। सिलेक्शन कहाँ करते हैं बेटा आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, कहाँ करते हैं कॉम्बिनेशन में आपका सिलेक्शन करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ समझ आ गई होगी। अब अगर परमुटेशन की बात करूँ तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P ऑफ n कमा r इज इक्वल टू n पी आर विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। ये पढ़ा आपने फॉर्मूला। वैसे अगर कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला की बात करूं तो इसका फॉर्मूला बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ n कमा r विच इज इक्वल टू n c r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये आपका यहाँ बनता है क्या कॉम्बिनेशन के बारे में। ये हुआ परमुटेशन और ये हुआ का फॉर्मूला किसका कॉम्बिनेशन। क्या हुआ आपका यहाँ कॉम्बिनेशन। हम इसको रीड कैसे करते हैं, हम यहाँ रीड करते हैं n पी आर, मतलब n में से मैंने r को सिलेक्ट करना है, n में से r को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ इसका मतलब बनेगा n पी आर मतलब 4p2, क्या बनेगा 4p2। इसका मतलब है n सी आर, मतलब यहाँ सॉरी इसका मतलब है n पी आर मतलब मैंने 4 में से 2 को अरेंज करना है। यहाँ मतलब है n सी आर मतलब 4 में से 2 को मैंने सेलेक्ट करना है। ये चीज क्लियर होगी। देखो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। तो बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आंसर यहाँ से आएगा आपका 12। कितना आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ से 12। ये आपका आंसर है यहाँ पे। वैसे अगर मैं 4CR की बात करूँ तो 4CR का मतलब है यहाँ से 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि n अपॉन n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो बेटा ये बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये बात आपकी यहाँ समझ आई। तो ये आपका कैंसिल होकर बनेगा 6। कितना बनेगा आपका यहाँ से 6, और यहाँ पे कितना आया 12। तो आपको अब
जब नंबर ऑफ n की बात करूं, जब n आपके इंक्रीज हो जाएंगे तो उस केस में आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब इतने ज्यादा केस पॉसिबल नहीं है आपके लिए बनाना, ठीक है, तो बेटर है कि आप वहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो और आपका आंसर आएगा। लेकिन डिफरेंस याद रखना है अरेंजमेंट और सिलेक्शन के बीच में। क्या नाम रखना है यहाँ पे? अरेंजमेंट और सिलेक्शन के बीच में। सेकंड थिंग, जो यहाँ पे आर है, जो यहाँ पे क्या है बेटा आपका आर है यहाँ सिलेक्शन और अरेंजमेंट। क्या है? सिलेक्शन और अरेंजमेंट। और जो आर है इसकी जो वैल्यू है वो लाई करती है 0 से लेकर n के बीच में। कहाँ लाई करती है? 0 से लेकर n के बीच में। 0 कब आएगा? 0 आएगा जब मेरे पास कोई भी सिलेक्ट या कोई भी आपका अरेंज नहीं होगा, ठीक है। बोलेंगे कि मेरे को कोई भी 4 अल्फाबेट्स है, मैंने किसी को भी अरेंज नहीं करना है, तो आपका आर कितना आएगा यहाँ पे? 0। मतलब बनेगा आपका यहाँ पे क्या बनेगा? आपका NP0 बनेगा। देखिए अगर क्या होगा, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट किए होंगे तो आपका वैल्यू आएगी आर की 2 3 4 जितने भी सिलेक्ट किए हैं। अगर सारे के सारे सिलेक्ट किए होंगे तो आपका वैल्यू किसकी आएगी? यहाँ पे n की। आई होप इतना पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हुआ है तो आपने कमेंट करके बताना है कि चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। मैं देखता हूँ यार जितने भी वीडियोस पे व्यूज आते हैं उस हिसाब से कमेंट नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एक कंसेप्ट नहीं है दिमाग में कि जब तक हम टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, टीचर के साथ बात नहीं करेंगे, तो हमारी जो एक बोलते हैं ना, जो हिचक है हमारी, ठीक है, जो हमें डाउट है किसी चीज में, वो क्लियर कैसे होगा। तो आपको ये चीजें अपने आप में और हमारे बीच में एक जो गैप है उसको हटाना है, ठीक है। वो हटेगा कैसे? कि अगर आप हमसे इंटरेक्शन करोगे, हमसे बात करोगे, तो उस चीज से आपका यहाँ पे सारा डाउट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे परमुटेशन की, क्योंकि यार चीज पढ़ रहे हैं तो चीज की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए ना कि है क्या। एग्जाम देना है, बेशक आपने बैंकिंग एग्जाम देना है, लेकिन कभी कोई आपको पूछ ले परमुटेशन है क्या, तो क्या बोलोगे? NPR, है ना। कोई इंसान पूछ ले कि परमुटेशन क्या बोलोगे? NPR भाई परमुटेशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये मतलब नहीं है, आपको यहाँ डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है बेटा आपकी? यहाँ से हम बोलते हैं each of different arrangement, each of different arrangement each of different arrangement, ठीक है, which can be made by taking given number of elements, which can be made by given number of elements taking some or all at a time, taking some or all at a time, taking some or all at a time, इसे बोलते हैं यहां से क्या? आपका परमुटेशन, ठीक है। each of different element which can be made by given numbers, नंबर की जगह हम यहाँ पे एलिमेंट लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे एलिमेंट बोल सकते हैं नंबर को आपका, बाय गिवन एलिमेंट्स, गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ सॉरी यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट बोला हुआ है, गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। मैं कुछ लूंगा जहां फिर सारे के सारे लूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, अगर सबसे पहले बात करूं यहाँ पे सम एट ए टाइम, तो फॉर्मूला बनेगा यहां से आपका NPR विच इज इक्वल टू P ऑफ n कमा R विच इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपका आएगा यहां से फॉर्मूला। लेकिन अगर बात करूंगा ऑल एट ए टाइम, तो ऑल एट ए टाइम का मतलब हुआ NPN, कि मैंने n में से सारे के सारे सिलेक्ट कर दिए n, तो NPN हो गया विच इज इक्वल टू आएगा आपका यहाँ P ऑफ n कमा n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये आपकी यहाँ वैल्यू आएगी, ठीक है, बन गया आपका यहाँ से, है ना। ये आपको चीज समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा यहाँ पे कॉम्बिनेशन की।
उसके बाद यहाँ पे आपका बेटा कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे है क्या, बोला गया है each of different selection which can be made by taking by given number of elements by taking sum or all at a time, by taking sum or all at a time कि each of different selection which can be made by given number of elements, कुछ elements given होंगे by taking sum or all at a time, मैंने उन elements में से कुछ या सारे के सारे बाहर निकालने हैं। तो बोलूँगा यहाँ पे sum at a time का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन होगा आपका यहाँ पे NCR which is equal to C of n, r, ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बनेगा ऑल एट ए टाइम का मतलब हुआ ऑल एट ए टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ से आपका ऑल एट ए टाइम का, ये हुआ बेटा एन सी एन इज इक्वल टू सी ऑफ n कमा n विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो n माइनस n फैक्टोरियल कितना होगा 0, तो ये आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे 1। कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका 1। ठीक है, अब देखो ये बात हुई सिलेक्शन की, तो मैंने वही बताया ना कि आपके 5 मार्कर है हाथ में, आप इसको यहाँ करो यहाँ करो यहाँ करो यहाँ करो, तो आपके यहाँ पे डिफरेंट वेज बनेंगे किसके अरेंजमेंट के, लेकिन सिलेक्शन आपकी एक ही आएगी, है ना। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर होगी। अब एक फॉर्मूला यहाँ लिख सकता हूँ कि टोटल सिलेक्शन, ठीक है, टोटल सिलेक्शन जा यहां आपको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, दोनों को आपस में रिलेट करके, जो क्या है आपका परमुटेशन है उस इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन इनटू आर फैक्टोरियल। क्या आएगा, कॉम्बिनेशन इनटू आर फैक्टोरियल। यहां पे देख लो इसकी वैल्यू है n अपॉन n माइनस आर, इसकी है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो इंटू आर करूंगा वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका यहाँ रिलेशन बनता है। तो बोल सकता हूँ सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट। ये आपका यहाँ फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला आगे काम आएगा कहीं ना कहीं पे, तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को पढ़ लिया। टोटल सिलेक्शन इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट। आई होप ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर होगी, है ना। अब देखो बेटा, अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बेस 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज in how many ways comma the letters of word guns can be arranged, The letter of the word guns can be arranged, ये आपका यहाँ बोला गया है। तो देखो बेटा, अगर गन्स की बात करूँ ना,
तो आप बोलोगे सर यहाँ सिलेक्शन हो रही है या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रही है, इन दोनों में हमें डिफरेंस कैसा पता लगेगा? देखो अगर गन्स की बात करूं तो GUNS बात करूं, GUSN बात करूं, GSUNS बात करूं, तो आपका यहाँ पे हर एक जो अरेंजमेंट बन रहा है, जो आपका यहाँ बन रहा है, वो कैसा बन रहा है आपका यहाँ पे, डिफरेंट बन रहा है। कैसा बन रहा है आपका यहाँ पे, डिफरेंट, क्योंकि GUNS GUSN दोनों का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपका अब ये मीनिंगफुल बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन दोनों का क्या है, आपका मतलब अलग हो जाएगा ना। इसका मतलब अगर गन्स की बात करूं तो यहां पे आपका अरेंजमेंट होने वाला है। क्या होने वाला है आपका यहां पे, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट कैसा होगा, अब इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड गन कैन बी अरेंज्ड, तो ये 4 लेटर का वर्ड है। ये क्या है आपका यहां 4 लेटर वर्ड है, 4 लेटर वर्ड है, और इसको 4 ही लेटर में बनाना है, 4 ही लेटर में अरेंज करना है। तो 4 लेटर को 4 में अरेंज करने के लिए मतलब ये वैल्यू आई n की और ये वैल्यू किसकी आई आपकी यहाँ पे r की। तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका यहाँ से, क्या फॉर्मूला होगा, n ऑफ p ऑफ r विच इज इक्वल टू 4p4। क्या बनेगा आपका यहाँ से, 4p4। तो 4p4 का बेटा आपका आंसर आने वाला है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24 बेस। कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका 24 बेस। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। ये क्वेश्चन बेस रहेगा आपका कॉम्बिनेशन पे ही। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर कैन बी अरेंज। ठीक है, लेटर ऑफ द वर्ड, यही सेम क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर कैन बी अरेंज्ड। तो देखो नंबर को अरेंज करना है तो आपके 6 अल्फाबेट है, मतलब P6 है ना, 6P6 बन गया। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ से आपका 6 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 720। कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पे 720। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी है ना। अब चलिए बेटा यहाँ पे मूव करते हैं, एक टॉपिक लाई करता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और प्रोबेबिलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या आपका यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना। तो बेटा इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपका होता क्या है। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 प्रिंसिपल्स लाई करते हैं। एक प्रिंसिपल है एडिशन और एक है आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक है आपका यहाँ पे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है ना, और एक है यहाँ से आपका एडिशन प्रिंसिपल। एक क्या आपका यहाँ बेटा एडिशन प्रिंसिपल है ना। अब देखो कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आपका यहाँ पे हम कैसे इस प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं। देखो सपोज करो बेटा कि आपके पास क्या है, 10 डोर है। क्या है, कोई एक जगह है उसमें उसके 10 डोर है। ठीक है, कोई एक रूम है उसके 10 क्या है दरवाजे हैं। अगर उनके 10 दरवाजे हैं तो मुझे किसी रूम से एंटर होना है, मुझे किसी रूम से एंटर होना है। अगर मैं किसी भी इस रूम में एंटर होना है और किसी एक डोर से एंटर होना है। अगर किसी एक डोर से बेटा देखो यहाँ पे एंटर होना है, ये आपके यहाँ पे क्या हुए 10 डोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके क्या हुए 10 दरवाजे हो गए। मैं बोल रहा हूँ कि इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, ए पर्सन एंटर ए 10 डोर रूम। इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन एंटर ए 10 डोर रूम। ठीक है, और वहां से वो बाहर आएगा। इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन इन एंड आउट ऑफ ए 10 डोर रूम। ये क्वेश्चन है, आप यहां लिख लो। इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन एंटर द हॉल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट गेट। यहां पे अच्छे से इसको लिख लो। इन हाउ मेनी वेज in how many ways, comma, a person enter a 10 door room through one door, and
आउट थ्रू अदर डोर, आउट थ्रू सम अदर डोर एंड आउट थ्रू सम अदर डोर, ये बोला गया आपको यहाँ पे। अब देखो बेटा, सपोज करो कि आपका ये किसी एक डोर से एंटर होगा, मैंने बोला कि इस डोर से एंटर हुआ है, तो लेकिन इसको एंटर होने के यहाँ पे कितने पॉसिबल इनपुट थे, बोल सकता हूँ यहाँ पे ये 10 तरीकों से एंटर हो सकता था, या आपका 10 तरीकों से एंटर हो सकता था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी आपका एंटर हो सकता था। लेकिन जब बाहर आने की बात आएगी तो बोला है कम आउट थ्रू सम अदर डोर, मतलब इस डोर से आपका बाहर नहीं आएगा। अब बाहर आने के लिए उसके पास कितने रास्ते हैं, 9 रास्ते। बाहर आने का कितने रास्ते यहाँ पे उसके पास 9 रास्ते हैं, लेकिन ये दोनों आपके इकट्ठे लग रहे हैं। इकट्ठे का मतलब क्या है, एंटर हुआ और दूसरे डोर से क्या हुआ, आपका बाहर आया। जहां पे एंड यूज हो रहा है, क्या आपका यूज हो रहा है यहाँ पे एंड का मतलब होता है यहाँ पे टुगेदर। एंड का मतलब क्या है आपका यहाँ पे टुगेदर। जब भी क्या हो, एक केस के साथ साथ कोई दूसरा केस लग रहा हो, जब भी क्या हो, एक ऑपरेशन के साथ साथ कोई दूसरा ऑपरेशन लग रहा हो। सपोज करो ए फर्स्ट ऑपरेशन इज कंप्लीटेड इन m ways एंड फॉलोड बाय ए सेकेंड ऑपरेशन विच इज कंप्लीटेड इन n ways। क्या बोल रहा हूं यहां से आपका, यहां लिख रहा हूं इफ ए ऑपरेशन इज कंप्लीटेड इन m ways, completed in m ways followed by a second operation, followed by a second operation in n ways, so comma total ways is equal to m cross n, is equal to m cross n, मतलब 10 क्रॉस क्या आएगा आपका यहाँ पे 9 क्या आएगा टोटल वेज क्या आएंगे, 10 क्रॉस 9 क्या आएगा आपका यहाँ पे टोटल वेज। मतलब ये अंदर और बाहर जाएगा, दोनों डिफरेंट आपके डोर को यूज करेगा, तो टोटल यहाँ पे 90 वेज आपके निकल के आएंगे। अब 10 वे कौन से माइनस हुए, जब यहाँ से एंटर हुआ यहाँ से निकला, यहाँ से एंटर हुआ यहाँ से निकला, यहाँ से एंटर हुआ यहाँ से निकला, तो आपके 10 हैं, वो 10 के आपके माइनस हो गए। अगर टोटल देखते तो 10 × 10 आपका यहाँ पे क्या आता, टोटल नंबर ऑफ वेज आते। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ क्लियर होगी, है ना। अब ये बात हुई किसकी, आपकी एडिशन की, एंड और टुगेदर होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और टुगेदर मतलब है जब दोनों ऑपरेशन आपके एक साथ लग रहे हो, जब दोनों ऑपरेशन आपके यहाँ पे एक साथ लग रहे हो। जैसे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, आप बोलोगे कि एक बैग में से 2 बॉलें निकालनी है, पहले वो फर्स्ट बॉल निकालेगा फिर सेकंड बॉल निकालेगा, तो दोनों ऑपरेशन एक साथ लग रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे कौन सा केस, हम बोलेंगे आपका एंड वाला केस, मतलब कौन सा, मल्टीप्लिकेशन केस। लेकिन सपोज करो 2 बैग्स हैं, बोलेगा एक बॉल पिक करनी है, आप बोलोगे आइदर इस बैग से निकालेगा और इस बैग से निकालेगा, तो और का मतलब क्या हुआ यहां से, तो बेटा यहां पे और का मतलब हुआ एडिशन, और का मतलब क्या हुआ एडिशन, और बोल सकता हूं यहां पे इंडिविजुअल केस है। क्या आपका यहां पे इंडिविजुअल केस है, क्या आपका यहां पे इंडिविजुअल केस है। यहां पे क्या साइन यूज होगा आपका, प्लस का। क्या साइन यूज होगा बेटा आपका यहाँ पे, प्लस का। तो और मैं बोल सकता हूं, सपोज करो कि एक घर में 12 लड़कियां हैं, 12 लड़कियां हैं और 7 क्या है बॉयज, 7 क्या है बॉयज। अब बोला गया है कि मैंने इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम 12 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। अब 12 गर्ल में से और 7 बॉय में से मैंने एक को सिलेक्ट करना है, तो आपके टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे, तो आप बोलोगे 12 + 7, क्योंकि उसने बोला है कि आइदर गर्ल और बॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे एक बच्चा सेलेक्ट करना है, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 12 + 7 विच इज इक्वल टू 19 वेज। तो ये लाई करता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बारे में आपका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे अच्छे से समझ आया होगा, और आपका जो कंसेप्ट है दिमाग में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, ये आपका थोड़ा सा एक हद तक थोड़ा आपका रिमूव हो गया होगा। और ऑब्वियसली बात है 2, 3, 4 वीडियोस के बाद आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डर लगना खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने आसानी से आपको जैसे ये बताया है, आगे भी लेक्चर आपको इसी फॉर्म में मिलते रहेंगे। सो खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।